So a very good day to you students. होप कि आप लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड है कि अब आपको सारे चैप्टर समझ में आने लग गए हैं, एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स रिवाइज हो चुका है। तभी हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में ही कर लोगे तो घबरा जाओगे, डर जाओगे, तो इसीलिए वेट करते हैं कि एक बार कोर्स रिवाइज हो जाए। नाम ही है ये रिवीजन टेस्ट पेपर है ना, तो रिवीजन करने के हिसाब से ही है ये पेपर। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आरटीपी में केस सिनेरियो दिया हुआ है। तो केस सिनेरियो में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है मिंट, ये कैपिटल बजटिंग पे है, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है ये। So it says Mint Technologies, a startup in the IT company, is planning to enter the computer network with a specialized offering VPN connectivity solutions. मतलब प्राइवेट नेटवर्क चलाना चाह रहे हैं। VPN समझते हो ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो मतलब हिडन नेटवर्क हम लोग लाना चाह रहे हैं। With distributed office networks, the company recently won a significant tender from a major national bank to set up VPN connection across 100 branches. तो इस पैराग्राफ में से यही इंपॉर्टेंट है कि 100 ब्रांचेस का टेंडर तो हमें मिल चुका है कि 100 ब्रांच का सेटअप तो करना ही है। द लीडरशिप टीम इज एक्साइटेड बट कॉशियस एज दिस मूव रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट एंड ऑनगोइंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ज़्यादा काम का नहीं है पैराग्राफ। टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब एक तरह से हम एनपीवी बोले। यू हैव बीन हायर्ड एज अ कंसल्टेंट, दे हैव फोरकास्टेड देयर नंबर फॉर 5 years, हमने 5 साल का तो प्रेडिक्शन कर लिया है। एंड दे हैव अज्यूम्ड दैट दे विल ग्रो एट एवरेज 3% आफ्टरवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये वही पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करते थे डिविडेंड में भी। 5 साल तक तो आपका डिस्क्रीट पीरियड है और 5 साल के बाद इसमें कंटिन्यूटी पीरियड है। मतलब ये इनफाइनाइट प्रोजेक्ट है, इसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि 5 साल तक तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगा 3% का। जैसे डिविडेंड में बोलते थे ना कि कंटिन्यूटी पीरियड में ग्रोथ कांस्टेंट रहती है, वही यहाँ पर पॉइंट लगा दिया इन्होंने। मिंट विल इन्वेस्ट, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस में ये पॉइंट डिस्कस नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग डिविडेंड में ही डिस्कस करते हैं, पर उन्होंने मिक्स कर दिया पॉइंट को। मिंट विल इन्वेस्ट ऑल द मनी फॉर कैपेक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। बोल रहे हैं हम लोग खुद ही सारा पैसा लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? 50 मिलियन के इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अगेन इस पॉइंट का कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंस नहीं है। मिंट विल हैव टू कीप अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बस उसी से काम चलता रहेगा, हमको बार बार उसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। अगेन वैसे काम का नहीं है, क्योंकि अगले लाइन में लिखा हुआ है मिंट एक्सपेक्ट्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल तो हो गया स्टार्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट, ऑफ अराउंड 150 मिलियन इन द नेटवर्क एज एन इनिशियल सेटअप कॉस्ट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट ऑफिसेस। ये काम का है। 150 मिलियन का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा। 150 मिलियन को अगर मैं लैक्स में बोलूँ तो 1500 लाख का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा। हम ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लैक्स में ही करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि फर्दर इट नीड्स टू इन्वेस्ट एडिशनल 10 मिलियन, सॉरी एडिशनल 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब हो गया 100 लैक्स। तो हमको एडिशनल 100 लाख रुपीस और लगाने पड़ेंगे एवरी ईयर। एवरी ईयर हमको 100 लाख और लगाते जाना है। स्टार्टिंग में 1500 लाख लगा दिया और फिर उसके बाद 100 लाख 100 लाख 100 लाख हर साल बढ़ाते जाना है। तो मतलब अगर पहले साल 1500 लगा दिया 0 ईयर पे, तो फर्स्ट ईयर में हम बोल रहे हैं कि 1600 हो जाएगा, सेकेंड ईयर में हम बोल रहे हैं 1700 हो जाएगा, थर्ड ईयर में हम बोल रहे हैं 1800 हो जाएगा। मतलब 100 और ऐड करते जाएंगे। तो फिर वो बोल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ही हो जाएगा ये। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपका कर रहे हो आप, ये बिगनिंग से ही हो जाएगा। तो मतलब आपके 0 ईयर में ही 1600 हो जाएगा। एक्चुअली 1500 आपने लगाए थे इनिशियली इक्विपमेंट के, और वो बोल रहे 10 मिलियन भी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर, और ये हमारा 10% से हर साल बढ़ेगा।
तो मतलब अगर आप बोल रहे हो कि पहले साल में हमने 100 लगाए हैं, तो दूसरे साल में आपको 110 लगाना है, और तीसरे साल में आपको 121 लगाना है, और चौथे साल में आपको 133.1 लगाना है, और पांचवें साल में आपको 146.41 लगाना है। 10-10% ऐड करते जा रहे हैं 100 लैक्स पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनिशियली तो हमने लगाए 1500 लाख, और फिर उसके बाद एडिशनली हमने लगाए 100 लाख, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। द इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट वेरीज विद द नंबर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, इक्विपमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? तो बोल रहा है इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड करता है, एंड दिस वेरीज विद टाइम, एंड करेंटली इट इज 0.1 मिलियन पर ऑफिस। तो आप बोलोगे सर ये पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया था फिर ये किस चीज पे था? तो ये नेटवर्क के ऊपर था, है ना। इन्होंने नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्ट किया है 150 मिलियन का, और अब वो बोल रहे हैं इक्विपमेंट पे भी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इट इज 0.1 मिलियन। 0.1 मिलियन का मतलब हो गया 1 लाख। 1 लाख रुपए पर ऑफिस का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा इक्विपमेंट पे। मतलब दो इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, नेटवर्क पे भी इन्वेस्ट करेंगे, इक्विपमेंट पे भी इन्वेस्ट करेंगे। इनिशियली मिंट हैज वन अ टेंडर ऑफ 100 ब्रांचेस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 30% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अच्छा, ब्रांचेस में भी ऐसा होगा कि इनिशियली तो 100 ब्रांच है, फिर वो 130 ब्रांच हो जाएगा, फिर उसमें आप 30% ऐड करोगे तो ये 169 हो जाएगा, फिर आप 30% ऐड करेंगे तो ये 219 हो जाएगा, 219.7 आ रहा होगा, पर ऑब्वियसली ब्रांचेस डेसिमल में नहीं हो सकते ना, तो 219 माना इंस्टीट्यूट ने कि हम पीछे की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से 220 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से मैच करना है तो आपको नीचे राउंड ऑफ करना है फिलहाल। और 219 में फिर 30% ऐड करेंगे तो 284.7 आ रहा है। 284 भी लिख सकते हो, 285 भी लिख सकते हो। भाई ये कोई पैसे तो है नहीं, हम अमाउंट की तो बात कर नहीं रहे कि आप बोलोगे नहीं सर ये तो आगे की तरफ ही राउंड ऑफ होना चाहिए था, ये तो ब्रांचेज है, ये तो ऑफिस है, तो मेरा मन कि मैं कम एक ऑफिस कम खोलूँ या एक ऑफिस ज़्यादा खोलूँ। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आगे ही तो होना चाहिए था। मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सोल्यूशन में है वो इसी का है, मेंटेनेंस कॉस्ट है 10% फॉर इक्विपमेंट एंड 15% फॉर नेटवर्क। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा इक्विपमेंट में उस पर तो 10% की मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी हर साल, और नेटवर्क में जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें हमारा 15% का इन्वेस्टमेंट रहेगा हर साल, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा। टू हैंडल ऑल दिस करेंट, ऑल दिस बोल रहा है, तो ऑल दिस का मतलब समझेंगे कि अभी 100 ब्रांचेस के लिए बोल रहा है। टू हैंडल ऑल दिस करेंट मैन पावर कॉस्ट इज 1 मिलियन। तो 1 मिलियन मतलब आपका वही 10 लाख हो गया। तो मैन पावर यानी लेबर की कॉस्ट 10 लाख है 100 ब्रांच के लिए, तो ऑब्वियसली ब्रांचेस बढ़ाते जाओगे तो आपका मैन पावर कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा। अच्छा, मिंट हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद लोकल अथॉरिटी एंड हैज अग्रीड टू शेयर 15% ऑफ द रेवेन्यू विद द सेम। भाई मैं जो भी रेवेन्यू कमाऊंगा उसका 15% मैं वहाँ की लोकल अथॉरिटी को दूंगा, ये मेरा उनके साथ अग्रीमेंट हो गया है, तभी उन्होंने हमको ये पूरा सेटअप लगाने दिया है। तो 15% देना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है मानना ही है। इतना तो आप लोग अब समझ गए हो कि जो बोल रहे हैं वो लिख लो बस, है ना। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं सोचना है, लिखा हुआ है करना है। मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 0.5 मिलियन पर ऑफिस। तो 0.5 मिलियन का मतलब स्टूडेंट 5 लैक्स हो गया। एंड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज विथ इन्फ्लेशन, है ना, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी आपकी, है ना, नो इन्फ्लेशन इन रेवेन्यू। अच्छा, कैपेक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो कैपेक्स का मतलब तो यही हो गया इक्विपमेंट, है ना। कैपेक्स का मतलब तो स्टूडेंट्स इक्विपमेंट ही हो गया। तो और उसके लिए तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है नेटवर्क के लिए कि वो 10% बढ़ेगा, तो इन्होंने भी यही बोला है कि ग्रो करेगा 10% से। तो मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क का तो ऑलरेडी दे ही रखा है कि 10% बढ़ेगा, ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे दोबारा लिख दिया, पर इक्विपमेंट में भी ये 10% की ग्रोथ लगानी है आपको। कैपेक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हो गया मतलब जैसे मैन पावर कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो गया, मैन पावर की कॉस्ट। तो मैन पावर की कॉस्ट जो है वो भी आपकी बढ़ेगी हर साल, कितना परसेंट, 10%।
मेंटेनेंस कॉस्ट में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऑलरेडी परसेंट में ही दिया हुआ है, तो उसमें फिर हम इन्फ्लेशन नहीं लगाएंगे। वो तो जैसे हमारे ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ मैन पावर ही बचा। तो मैन पावर विल ग्रो 10% एवरी ईयर, टैक्स इज 30%, डेप्रिसिएशन इज 10%, डिस्काउंट रेट इज 20%। अज्यूम करो ऑल द एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इनिशियल सेटअप कॉस्ट फ्रॉम ईयर 1, है ना। ईयर 1 से ही मानना है आपको सब कुछ। व्हाट इज द सी फैट पूछा फॉर ईयर 1, व्हाट इज द सी फैट फॉर ईयर 5, और इसके अलावा पूछा आपसे कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या है सर, यहां पर पीवी ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग कंटिन्यूटी पीरियड। जैसे आप लोग बोलते थे ना पीवी ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग कंटिन्यूटी पीरियड, उसी को टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। तो पीवी ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग कंटिन्यूटी पीरियड। और फिर व्हाट इज द टोटल पीवी एंड व्हाट इज द आईआरआर। आईआरआर में एक चीज ऐसे मैं बोलूंगा कि इन्होंने हमको रेट्स नहीं दिया है। मैंने आपको कई बार एग्जाम में मतलब क्लास में बोला था कि आईआरआर में रेट गिवन होती है, तो यहाँ भी एक तरह से रेट तो दी हुई है भाई। 4 ऑप्शन है, तो उसमें से लोएस्ट रेट क्या है 15.39 और हाईएस्ट रेट क्या है 24.68। तो ये तो कंफर्म ही है ना कि अपना आईआरआर 15 और 25 के बीच में है। तो 2 रेट से ट्राई कर लेना, आईआरआर आ जाएगा। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि कैश फ्लो तो निकले। तो मैं सोल्यूशन नहीं पढ़ा के मैं आपको सॉल्व ही करा देता हूँ ये, जिससे आप लोग का रिटन प्रैक्टिस हो जाएगा इसका, है ना। वरना हो सकता है कि रीड कराने में मिस हो जाए आप लोग से कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे पहले। तो कैश फ्लो में स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ब्रांचेस लिख देते हैं एक तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं बोल रहा है, इनिशियल टेंडर मिला है 100 ब्रांच का, फिर ये 30% बढ़ता जाएगा तो 130, 169, 219, 284। आप लोग को भी लिखना है, तभी अच्छे से आ जाएगा आप लोग को, वरना फिर नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से देखने में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कभी देखने से नहीं आता है, करने से आता है। इजी क्वेश्चन तो चलो कैलकुलेटर में कर लिया, अब ये क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस आ गए। इसके अलावा हम लोग अगर वो निकाल ले कि एडिशनल नेटवर्क कितना लगा रहे हैं हम लोग, तो एडिशनल नेटवर्क 100 है, फिर 110 है, फिर 121 है, फिर 133.1 है और 146.41 है। नेटवर्क तो बिगनिंग में ही लगा दे रहे हैं, नेटवर्क तो बिगनिंग में लग रहा है, मतलब बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर ऐसे। और इससे आपका क्यूमुलेटिव नेटवर्क कॉस्ट आ जाएगी। क्यूमुलेटिव नेटवर्क कॉस्ट कि 1500 तो लगाए थे, 100 और लगा दिए तो 1600, फिर 1710, फिर 1831 और 1831 में 133.1 ऐड करोगे तो 1964.1 और प्लस इसमें ऐड करोगे 146.41 तो 2110.51 आ जाएगा। ये वो नेटवर्क वाले पॉइंट का मीनिंग है। अच्छे से लाइन को रीड कर लीजिए, यही मीनिंग निकल के आ रहा है उसका कि हमने 1500 तो इनिशियली लगाए थे और फिर 100 मिलियन और लगाने लग गए, और वो 100 मिलियन भी हर साल 10% बढ़ेगा। तो ये हर साल 10% बढ़ता जा रहा है, तो मेरा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है ना नेटवर्क के ऊपर। क्लियर है सबको ऑनलाइन में? नेटवर्क का पॉइंट क्लियर है क्या? और फिर इसके बाद इक्विपमेंट की बात करें, मतलब एडिशनल इक्विपमेंट की बात करें, तो आपका एडिशनल इक्विपमेंट है, तो उन्होंने बोला कि 1,00,000 रुपए पर ऑफिस लगता है, 1,00,000 रुपए पर ऑफिस खर्च होएगा। तो 1,00,000 पर ऑफिस मतलब अगर ब्रांचेस 100 है तो आपका 100 लाख का इन्वेस्टमेंट होएगा।
वही बिगनिंग में मान लेंगे, इन्वेस्टमेंट तो बिगनिंग में ही होता होगा। तो 100 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर हमने क्या 30 ब्रांचेज और खोल दिए, और स्टूडेंट 30 ब्रांचेज और खोल दिए, तो मतलब अगर 100 ब्रांचेस तो ऑलरेडी थे तो 100 लाख तो लग ही रहा था। हमने 30 ब्रांचेस और खोल दिए और उसमें अब खर्चा 1.1 लाख का होगा। आप अगर थर्ड लास्ट बुलेट पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कैपेक्स विल ऑल्सो ग्रो बाय 10% एवरी ईयर। तो कैपेक्स ये जैसे ये तो 10% बढ़ ही रहा है, तो इक्विपमेंट भी 10% बढ़ रहा है। तो 100 लाख तो मैंने लगा ही दिए थे, पहले ही लगा दिए थे। अब मैं 30 ब्रांच और खोल रहा हूँ तो उसमें मेरा 1.10 लाख लगने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से टोटल ये 30 इंटू 1.1 प्लस 100, तो 133 लाख आ जाएगा, ये 133 लाख आ जाएगा। और फिर उसके बाद वही 133 लाख तो है ही, और फिर हमने 39 ब्रांचेज और खोल दिए और उसमें भी अब 10% और बढ़ जाएगा, यानी 1.21 लाख हो जाएगा। 39 इंटू 1.21 प्लस 133, तो आपका 180.19 का एडिशनल, मतलब ये एडिशनल नहीं हुआ, ये क्यूमुलेटिव हो गया। एडिशनल नीचे लिख देता हूँ मैं। एडिशनल हो गया कि हमने 100 लगाए, फिर 33 लगाए, फिर माइनस 133 47.19 और लगाए, ये एडिशनल हो गया। तो टोटल 180.19 हो गया। और फिर उसके बाद हमने वापस फिर और ब्रांचेस खोले, 50 ब्रांचेस और खोले, तो 50 इंटू 1.331 आएगा। 50 इंटू 1.331 66.55 लाख का इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, प्लस 180.19, तो 246.74। और फिर उसके बाद ऐसे ही हमने 284 माइनस 219 65 ब्रांचेस और खोले, उसमें 1.4641 का इन्वेस्टमेंट होगा। तो 65 इंटू 1.4641, तो 95.17 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्यूमुलेटिव हो गया 246.74 प्लस 95.17, 341.91। जो मुझे समझ में आया कि अगर आप लोग को दिक्कत आ रही होगी इस क्वेश्चन में, अगर किसी ने ट्राई किया होगा, तो वो इसी में आया होगा कि नेटवर्क कैसे निकाल रहे हैं और इक्विपमेंट कैसे निकाल रहे हैं। तो क्या ये सब क्लियर है अब आप लोग को? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोलिए जल्दी से, बस खत्म होने वाला है अब तो। तो ये क्यों निकाल रहे हो सर आप क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, अगर किसी के मन में चल रहा है ये, तो वो इसलिए कि मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकालनी है और मुझे डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो वो दोनों इस फिगर से आराम से आ जाएगा, ये निकाल लेंगे ना। अगर कैपिटल बजटिंग सॉल्व करने का यही तो तरीका होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे दिया हुआ है तब तो सीधे सॉल्व करने लग जाओ, पर अगर इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे नहीं दिया है तो पहले उनकी कैलकुलेशन तो कर लो और फिर उसको एनपीवी में डालो। हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगा कि ये आप लोग के लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, तो इसलिए घबराना नहीं है अपने को। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है इजी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आ जाए। हार्ड आ जाए तो जितना है उतना कर लेना, इजी आए तो पूरा सॉल्व कराना। कोई कुछ तो डालेंगे ही ना पेपर में, हार्ड पूरा ही थोड़ी इजी डाल देंगे। तो हो सकता है इस चैप्टर से हार्ड आ जाए, हो सकता है किसी और चैप्टर से हार्ड आ जाए। आपको लगे रेशियो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, पर पता चला रेशियो का ही हार्ड आ गया, है ना। तो ये चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है अपने को कि हाँ हार्ड आता है। जैसे मैंने भी अपने मॉक टेस्ट में एक दो हार्ड डाले, जानबूझ के डाले कि आप प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ हार्ड तो आता ही है, सीए का एग्जाम दे रहे, कोई 12th का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। तो किसी भी चीज़ से नर्वस नहीं होना है अपने को, अपनी प्रेपरेशन पे फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैंने जो किया है वो मेरा सही किया है, और उसको बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, है ना। अथा है, अनलिमिटेड कोर्स है ना, पढ़ते जाओ, यही आंसर है इसका। चलिए रेवेन्यू की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेवेन्यू जो है वो आपका बोला था इन्होंने 5 लाख का पर ऑफिस रेवेन्यू होता है। तो 5 लाख का हमने निकाला 100 ब्रांचेस का, तो 5 इंटू 100 तो 500 लाख आ गया।
फिर उसको 130 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 650 लाख आ गया। और फिर ब्रांचेस आपके कितने हैं, 169, तो 845 आ गया। 845 प्लस सॉरी, और फिर उसके बाद आपका कितने ब्रांचेस है, 219, तो 1095 आ गया। और फिर उसके बाद 284, तो 1420 आ गया। ठीक है, रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे मैन पावर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल सकते हो, मैन पावर कॉस्ट बोल सकते हो। तो मैन पावर की कॉस्ट के लिए इन्होंने लिखा था, एक बुलेट है, टू हैंडल ऑल दिस करंट मैन पावर कॉस्ट इज $1 million। $1 million तो मतलब स्टूडेंट 10 लाख हो गया। $1 million मतलब 10 लाख। तो 10 लाख और डॉलर होने का मतलब ही यही है कि जैसे, सॉरी, 1 million रुपीज़ है, तो मिलियन में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये कहीं से कॉपीड है। अपन इंडिया में मिलियन मिलियन कहाँ बोलते हैं, अपन तो लैक्स ही बोलते हैं। तो ये बाहर से कॉपीड क्वेश्चन है, इसीलिए मिलियंस में चल रहा था, हमने उसको लैक्स में कर दिया। तो 10 लाख, और फिर स्टूडेंट्स 10 लाख 100 ब्रांच के लिए, तो 130 ब्रांच के लिए कितना होगा। ये लिखा हुआ नहीं था कि मैन पावर कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, पर उन्होंने ऐसे लिखा था टू हैंडल ऑल दिस, तो इससे हम समझे कि 100 ब्रांच के लिए बोल रहा है ये। तो 130 ब्रांच के लिए कितना होगा, और उसमें 10% इन्फ्लेशन लगा देना। 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 130 प्लस 10%, तो कितना आएगा 14.3। और फिर ऐसे ही 10 जो है वो 100 के लिए, या ऐसा करे कि इसी में ही कर दे, तो 14.3 कितने ब्रांचेस के लिए, 130 के लिए, तो 169 के लिए कितना होगा, और प्लस 10%। हर साल बढ़ेगा ना 10%, ऐसे नहीं बोला कि एक बार बढ़ेगा और बस एक ही बार इन्फ्लेशन लगाओ, हर साल बढ़ेगा ना। तो ये 20.45 आ जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसे ही 20.45 169 के लिए, तो 219 के लिए कितना होगा, और प्लस 10%। भाई इन्फ्लेशन तो ऐसे ही होता है ना, कि जैसे पिछली साल मैं 100 का खरीद के लाया था, तो 10% बढ़ा तो अब 110 का हो गया। तो अगली बार थोड़ी ना वापस 110 का ही होगा, 110 पे 10 लगेगा ना इन्फ्लेशन। तो 20.45 डिवाइड बाय 169 इंटू 219 प्लस 10%, तो ये आएगा 29.15। और प्लस फिर ऐसे ही लास्ट में 29.15 जो है ये 219 के लिए है, 219 के लिए है, तो 284 के लिए कितना होगा, प्लस 10%। तो ये कुछ 41.58 आ रहा है। ठीक है, मैन पावर कॉस्ट क्लियर है सबको। और इसके अलावा इन्होंने बोला था लोकल अथॉरिटी को हमको 15% देना है। तो लोकल अथॉरिटी शेयर आपकी रेवेन्यू का सिंपली 15% देना है। तो 15% को फ्रीज कर दो और इंटू 500, तो 225 नहीं, 225 नहीं, 0.15 है ना, 75, और फिर 650, 97.5, और फिर 845, 126.75, 1095, तो 164.25, और 1420, तो 213। ये लोकल अथॉरिटी का शेयर भी आ गया। लैक्स में करोगे तो ही फायदे में रहोगे, सारे जीरो लगाने जाओगे तो मन ही नहीं करेगा सॉल्व करने का, सही बताऊं तो। और फिर उसके बाद माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट है नेटवर्क पे अलग और इक्विपमेंट पे अलग, नेटवर्क पे अलग और इक्विपमेंट पे अलग। तो नेटवर्क पे कितना बोला था, 10% करना है, नहीं 15% करना है।
तो नेटवर्क पे 15% करना है, तो आपका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट मैंने निकलवा दिया था 1600 हो गया पहले साल में। तो 1600 का 15% करिए, कितना आएगा? 1600 का 15% 240 आ रहा है। और फिर हमारा हो गया था 1710, तो 1710 तो कितना आएगा? 256.5। जैसे कुछ बोल सकते हैं सर यहीं पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकाल लेते पहले ही, फिर लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन तो वेरी कर ही सकते हैं ना। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट अमाउंट है 1831। तो 1831 पे कितना आ रहा है? 274.65। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका 1964.1। तो 1964.1 तो ये आ रहा है आपका 294.62। 294.62। और लास्ट फिगर क्या था आपका? 2110.51। तो ये आएगा आपका 316.58। तो ये तो इक्विपमेंट का आ गया। और नेटवर्क में कितना परसेंट बोला था? 10%। नेटवर्क में कितना बोला है? 10%। ये उल्टा हो गया, ये नेटवर्क था, ये नेटवर्क था। अब इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में बोला है कितना परसेंट? 10%। तो इक्विपमेंट की भी क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकलवा दी थी मैंने। तो 100 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10 लाख। और फिर उसके बाद 133 आ गया था, 133 का 10% 13.3। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कितना हो गया था? कितना हो गया था? 180.19। तो कितना हो जाएगा? 18.02। और फिर हो गया आपका 246.74, तो 24.67। और 341.91, तो 34.19। तो बस अब आगे का तो सिंपल है ही, पीबीडीटी तक तो ही मेन खेल था इसका। तो पीबीडीटी आ जाएगा स्टूडेंट्स इससे आपका, अगर किसी ने निकाल लिया तो बताओ। 165 आ जाएगा। पीबीडीटी इज 165। और फिर ऐसे ही 650 माइनस 14.3 माइनस 97.5 माइनस 13.3 माइनस 256.5, तो 268.4 आ रहा है। 845 माइनस 20.45 माइनस 126.75 माइनस 18.02 माइनस 274.65, 405.13 आ रहा है। और फिर उसके बाद 1095 माइनस लास्ट वाला निकालो आप लोग, माइनस 164.25 माइनस 24.67 माइनस 294.62, 582.31। लास्ट वाला बोलिए, नहीं निकाला? 1420 माइनस 41.58 माइनस 213 माइनस 34.19 और माइनस 316.814.65, नहीं 65 आ रहा है। सिक्स फाइव ही आ रहा है। अच्छा, माइनस डेप्रीसिएशन, तो स्टूडेंट्स डेप्रीसिएशन भी दोनों पे ही लगेगा, इक्विपमेंट पे भी लगेगा और नेटवर्क पे भी लगेगा। तो उन्होंने क्या बोला था? डेप्रीसिएशन 10% लगा दो। तो 10% लगा दो तो कितना? 1600 प्लस 100 1700 हो गया। तो दोनों पे एक साथ लगा देते हैं, है ना, दोनों पे एक साथ ही लगा देते हैं। 1700 का 10% 170, मतलब आंसर में भी एक साथ लिखा हुआ है, आप अलग अलग भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद 1710 प्लस 133,
1710 प्लस 133 का 10%, तो कितना आएगा 184.3। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट में 1831 प्लस 180.19 और इसका 10%, तो 201.12। और स्टूडेंट्स फिर उसके बाद है आपका 1964.1 प्लस 246.74, 2210.84, 221.08 और लास्ट में है फिर आपका 2110.51 प्लस 341.91 और इंटू 0.1, 240.1 था ना, 245.24। फिर आगे का तो देखो आप लोग समझते ही हो। पीबीडीटी में डेप्रिसिएशन माइनस करा तो पीबीटी आ जाएगा, माइनस करेंगे टैक्स तो आपका पीएटी आ जाएगा, ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन तो आपका सी फैट आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने जो हमको पूछा है ना सी फैट, जैसे आंसर में पूछा है व्हाट इज द सी फैट, तो जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो 165 माइनस 170 है, -5 आ रहा है। सेट ऑफ करना आप लोग को सिखाया हुआ है मैंने, तो सेट ऑफ करना है तो सेट ऑफ इसमें लिखा हुआ है 30% रेट है, तो 1.5 लाख का आपका टैक्स सेट ऑफ हो जाएगा, 3.5 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। डेप्रीसिएशन ऐड किया तो ये 166.5 आ रहा है। तो उन्होंने पूछा था पहले साल का सी फैट क्या आ रहा है, उन्होंने क्या पूछा हमसे कि पहले साल का सी फैट क्या आ रहा है, तो कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। तो उसका मतलब ये समझना है कि ये सी फैट नहीं है, ये नेट सी फैट पूछ रहा है वो। मतलब जो हर साल हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं ना, वो उसमें से माइनस करना है आपको। तो इस वजह से नेट सी फैट होने की वजह से मतलब गलत था क्वेश्चन, व्हाट इज द सी फैट बोलोगे तो यही आंसर होना चाहिए था, पर अभी मैच करने के हिसाब से सिखा रहा हूँ, या एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए सिखा रहा हूँ कि आपको वो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है ना आपने, वो माइनस करना है। तो आपने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1700 का, तो वो 1700 इसमें से माइनस कर दो, तो 1533.5 नेगेटिव आ जाएगा। उसी को देख लीजिए, अब आंसर मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है आपका। तो 1700 और फिर अगली बार कितना हो गया था 143, और फिर अगली बार 168.19, एडिशनल को ऐड कर दो ना, यही आएगा, और 199.65 और 241.57 या 58 कुछ आएगा। इस तरह से ये वाला भी आंसर आ जाएगा 402.25। 402.25 ये प्लस में आ रहा होगा, 402.25। ये कैलकुलेशन तो आप कर लेना है ना, पीबीटी से सी फैट तक तो पहुंच ही जाओगे। तो इस तरह से हमारे सेकंड का आंसर भी यही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा 402.25। भाई एमसीक्यू में वो आपसे सोल्यूशन तो मांग नहीं रहे कि आप बोलो कि नहीं मैं तो पूरे सारे जीरो लगाऊंगा तो ही आंसर मैच होएगा। अपने को तो उसके अप्रॉक्स पहुंच जाना है और आंसर पे टिक कर देना है। और फिर मैं एक टर्मिनल वैल्यू और करा दूं आपको। तो टर्मिनल वैल्यू में क्या करोगे, टर्मिनल वैल्यू में ध्यान हो तो हम लोग ऐसे लिखते थे P5, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, ये P5 इक्वल टू D6 अपॉन KE माइनस जी लिखते थे ना, अगर याद आ रहा हो तो, कंटिन्यूटी पीरियड वाला टॉपिक याद हो तो जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता था तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे। तो जो मेरे 5th ईयर का कैश फ्लो आया है ना, जैसे D6 कैसे निकालते थे हम लोग, जो 5th ईयर का डिविडेंड होता था उसमें ग्रोथ ऐड कर दो, तो ऐसे ही हम 6th ईयर का कैसे निकालें, तो 5th ईयर का जो आपका आया है 402.26 मान लो, उसमें ग्रोथ ऐड कर दीजिए 3%, और डिस्काउंट रेट आपका 20% माइनस 3%, तो ये कितना आ रहा है 402.26 प्लस 3% डिवाइड बाय 17%, तो 2437.22 आ जाएगा।
और 2437.22 आने का मतलब आपका एक तरह से ए आंसर आ रहा है ना, यही आ रहा है, ए आंसर हो गया। तो और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि हम लोग इनकी पीवी वगैरह कर देते हैं, तो यहाँ पीवी फैक्टर लगा देना और इसमें भी पीवी फैक्टर लगा देना, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा उससे, है ना। तो फोर्थ पॉइंट का आंसर इन्होंने दिया है सी, सी मैच हो जाएगा। पीवी कर लेना, पीवी में क्या सिखाऊं। और आईआरआर मैंने बोल ही दिया 15 और 25 के बीच में ट्राई कर लेना, या हमने 20% से तो निकाल ही लिया है, तो आप एक बार 15 से ट्राई कर लेना, एक बार 25 से ट्राई कर लेना, आपका आईआरआर ही आ जाएगा डी। कर लोगे या करा दूं बचा हुआ भी? पीवी कराऊं क्या? अरे ऐसा कोई जिसको पीवी नहीं करनी आती अभी भी? ठीक है, बोलना नहीं चाह रहे हो, बोलो सर मत पूछो हाल क्या चल रहा है, हाल बेहाल है सर। कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम है, बनता ही है, सीए का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा बहुत हाल बेहाल तो बनता ही है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस और लिवरेज का मिक्स कर दिया इन्होंने, मैं तो आपको बोलता ही हूँ कि मिक्स आ सकता है। तो वो बोल रहे थे कि हमारा अभी फाइनेंशियल लिवरेज 3 चल रहा है, बोरोइंग्स हमारी 12% लोन की चल रही है 60 लाख, बैंक बोरोइंग पे 10% 40 लाख, 20 लाख पे 8%, तो सबका इंटरेस्ट निकालना है एक बार। 60 लाख का 12% 7.2 लाख हो गया, 40 लाख का 10% 4 लाख हो गया, और 20 लाख का 8% कितना हो गया, 1.6 लाख हो गया। तो इनका टोटल करिए अगर, तो आपका टोटल इंटरेस्ट 12.8 है। तो वो पूछ रहे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताओ, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी कौन बताएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो आ ही गया, ईबीआईटी ढूंढना है, उसके लिए डीएफएल दे रखा है। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो 3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 12.8, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12.8 इंटू 3, 38.4 इक्वल्स टू एक्स। तो 2x इक्वल्स टू 38.4, तो आपका x आ जाएगा 19.2। तो 19.2 को 12.8 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर्मूला तो देखो अब आप लोग को याद करना पड़ेगा, मैंने उस टाइम बहुत मेहनत करी थी आप लोग को याद कराने में फॉर्मूला, अब तो आपकी ड्यूटी है कि फॉर्मूला याद करें। 1.5 बी आंसर हो जाएगा। तो अब ये लगा ना इजी, आप लोग इतना टेंशन में क्यों आते हो? एक हार्ड होगा तो एक इजी भी होगा, है ना, ऐसे थोड़ी कि पूरा पेपर ही हार्ड आएगा। जो आता है वो करो, यही रूल है। कंसिडर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट्स। हाँ, पर हाँ मैं ये बोलूँगा कि अब अगर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अब आपको आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि करवा दिया और जैसे करवाया एकदम वैसे ही कर लेना, आंसर आ जाएंगे। थर्ड बोल रहा है कंसिडर द बिलो मेंशन स्टेटमेंट, अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 indicates that for every 1 unit of equity the company can raise 2 units of debt। सबको पता है 2:1 का मतलब यही होता है, तो ट्रू है ये। और द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ डेट, फ्लोटिंग मतलब इशुइंग, द कॉस्ट ऑफ इशुइंग अ डेट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इशुइंग एन इक्विटी। बोल रहा है डेट इशू करने में महंगा पड़ता है, इक्विटी इशू करने में सस्ता पड़ता है, तो ये तो गलत लग रहा है, फॉल्स है। तो इस वजह से आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विटी महंगा इशू होता है ना, डेट सस्ता इशू होता है, इन्होंने उल्टा लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन से डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गया। वैसे तो स्टूडेंट्स ये रेशो का क्वेश्चन और सेम मैंने क्वेश्चन 10 आपको कराया है, मेरे बुक में आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 में मिल जाएगा, बस फिगर चेंज कर दिया इन्होंने थोड़ा सा, ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है, तो भी मैं शॉर्ट में करा दे रहा हूँ आपको। सेल 70 लाख है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी ईएटी अपॉन इक्विटी, टैक्स रेट 30% है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3 है, करंट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, सीओजीएस है,
इंटरेस्ट है, रिसीवेबल्स है, पेबल्स है। रिसीवेबल्स लिखा है तो हम उसे एवरेज ही मानेंगे, पेबल्स लिखा है तो हम उसे एवरेज ही मानेंगे, और इसी को क्लोजिंग भी मानेंगे, इसी को क्लोजिंग भी मानेंगे। तो उन्होंने फिर हमको बोला है कि एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालो। तो अगर याद नहीं हो तो मैं फिर याद दिला दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आता है। अगर जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, तो आपका ईबीआईटी आ जाता है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने ईबीआईटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो ईबीआईटी आएगा। तो अगर कहीं से जीपी आ जाए और अगर कहीं से ईबीआईटी आ जाए तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएगा। ईबीआईटी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। और इसके अलावा फिर ये बैलेंस शीट बनानी है जिसमें पेबल्स तो मुझे पता ही है कि पेबल्स आपका 3 लाख है, और रिसीवेबल्स मुझे पता है कि रिसीवेबल्स भी 3 लाख का है, ठीक है। और इसके अलावा हमको डिबेंचर्स पता है, जैसे 1,05,000 का इंटरेस्ट है 15% के लिए, तो हमको डिबेंचर पता है कि 7 लाख रुपए का है, ये भी हमें पता है ना इस क्वेश्चन में। तो अब ये कैसे करते थे हम लोग, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो यूज कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है ना, पहले पार्ट का करा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलवा रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट रेशियो 7% है। फॉर्मूला क्या होता है, ईएटी अपॉन नेट सेल इक्वल्स टू 7%। तो आपको सेल गिवन है स्टूडेंट 70 लाख और इज इक्वल्स टू 7%। तो आपका ईएटी बताओ फटाफट कितना आएगा, 4,90,000 आ रहा है क्या। अच्छा, हमको पता है कि जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका ईबीआईटी आएगा, और ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आपका ईबीटी आएगा, और ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आएगा। तो क्वेश्चन ने मुझे ईएटी दे दिया, दैट इज 4,90,000, ये ईएटी हमने निकाल लिया। इसको डिवाइड बाय, बिफोर टैक्स बनाना आता है, डिवाइड बाय 0.7 कर देंगे तो आपका 7 लाख का ईबीटी आ जाएगा। और इंटरेस्ट गिवन है स्टूडेंट्स 1,05,000, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा 8,05,000, 8,05,000 आ जाएगा। अच्छा, सेल्स गिवन थी 70 लाख, और उसमें से अगर सीओजीएस माइनस कर दे तो आपका जीपी आ जाएगा। तो 70 लाख माइनस 24 लाख, तो कितना आता है, 46 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, कितना आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 37,95,000। बाकी वैसा मैंने ऐसे करवा दिया है ऑलरेडी। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के बाद उन्होंने बोला बैलेंस शीट बनाओ। तो उसके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है, 25%। तो इट इज ईएटी अपॉन इक्विटी। तो ईएटी अपॉन इक्विटी इज 25%। तो ईएटी हमें पता है 4,90,000 डिवाइड बाय 25% करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा। तो आपका इक्विटी आएगा कितना, सर एग्जाम में एब्रीविएशंस लिख सकते हैं क्या। तो देखो, इक्विटी को तो EQ मत लिखना, उसको तो इक्विटी पूरा ही लिखना, पर जैसे करंट एसेट है, CA CL ये सब यूज कर सकते हैं। तो इक्विटी 4,90,000 डिवाइड बाय 25%, तो 19,60,000 आ रहा है। और इसमें रेशियो दे रखा है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व के बीच में 7:3 का रेशियो है। तो यानी 7/10 कर दूं तो आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा, और 3/10 कर दूं तो आपका रिजर्व्स आ जाएगा। तो 19,60,000 इंटू 7/10, तो कितना आ रहा है, 13,72,000, और ये 5,88,000। तो बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा आपको 29,60,000। ये दोनों पुट करते ही आपके बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। तो 13,72,000 और 5,88,000, ये दोनों का मिला के टोटल 29,60,000 है। तो आपके असेट्स का टोटल भी 2960 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने और क्या रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स,
उन्होंने हमको फिर करंट रेशियो दे रखा है, तो करंट रेशियो दे रखा है, कैसे करेंगे? करंट रेशियो दे रखा है तो करंट लाइबिलिटी पता है, तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 2। तो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज 2, तो करंट असेट अपॉन पेबल 3 लाख है। बैलेंस शीट का तो टोटल ही लगा दिया ना हमने, तो करंट लाइबिलिटी तो पेबल्स ही है मतलब सिर्फ, तो ये करंट असेट आपका 6 लाख का आ जाएगा। और 6 लाख आ जाएगा तो बैलेंस शीट में आपके पास कैश तो नहीं है पर रिसीवेबल्स पता है ना, तो अगर स्टॉक आ जाए तो कैश भी आ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मतलब इजी सा ही क्वेश्चन आया था ये आरटीपी में। क्या सिखाना चाह रहा है आपको ये आरटीपी भी, कि एक क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए। प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में हो सकता है कि हार्ड आ जाए। मैं आपको पहले से ही रेडी कर रहा हूँ, बहुत टाइम से रेडी कर रहा हूँ कि जो आता है पहले वो करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होएगा। भाई अगर आपको लगता है कि मेरे को तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है ना, ये आपकी मतलब मन में ऐसा आ गया है मान लो, तो ठीक है, उसको बाद में ट्राई करो, बाकी तो आता है ना, बाकी तो करो। और 23,60,000 फिक्स्ड असेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है आपका फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगेन सेम मैंने आपको क्वेश्चन 47 कराया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये वही क्वेश्चन है, बल्कि मेरे क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि शेयर होल्डर का टैक्स भी दे रखा था, तो उस वजह से हमारा के आर और के ई अलग था। यहाँ पर तो के आर के ई सेम है। क्वेश्चन ऐसे आया कि हम एडिशनल फाइनेंस लाना चाह रहे हैं, तो यानी ये मार्जिनल WACC निकलवाना चाह रहे हैं। लवन्या लिमिटेड विशेज टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 20 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हैज 4,20,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। 4,20,000 तो हमारे पास पहले से ही है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसे बोलता है ना कि हम और लाना चाह रहे हैं और रिटेन्ड अर्निंग पहले से ही है, तो उसके आगे फिर वो ये भी लिखेंगे कि इट इज़ अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सोर्सेज में 4 सोर्स आते हैं, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी और रिजर्व। तो हम लोग रिजर्व को भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये पहले से यूज़ नहीं किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ ना, लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये पुराना यूज़ नहीं किया हुआ है, ये अब यूज़ करना है, तो मतलब 20 में से 4 20 तो कम हुए। अच्छा, डेट इक्विटी मिक्स है 3:7, तो इसमें डाउट ये आता है अगर कोई भूल जाए तो वो ये कि 20 लाख को 3:7 में बांटना है या 20। आवाज आ रही है? कहाँ तक सुना?
डेट इक्विटी वाला पॉइंट। तो डेट इक्विटी में हमारा 3:7 का रेशो था। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 3:7 जब डेट इक्विटी को बांटना है, तो जब डेट इक्विटी को बांटेंगे हम लोग 20 लाख को 3:7 में बांटे, या हम रिजर्व माइनस करके 3:7 में बांटे, तो हमने बोला रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इंक्लूडेड होता है इक्विटी में जब 3:7 बोलते हैं। तो इसलिए पहले आप 20 लाख को 3:7 में बांटोगे तो 6 लाख और 14 लाख आ जाएगा। 14 लाख में से रिटेन्ड अर्निंग 4.2 लाख का है, तो बचा हुआ इक्विटी शेयर 9.8 लाख का हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ डेट बोल रहे हैं अप टू 360 8% है और बियॉन्ड 360 12% है। तो 6 लाख में से 3.6 लाख तो 8% पे आएगा और बाकी का 2.4 लाख जो बचेगा ना वो 12% पे आएगा। और अगर हम इसमें टैक्स और लगा दे तो केडी निकल जाएगा आपका। मैं आगे का भी कर ले रहा हूँ। 8 इंटू 0.7 तो केडी आफ्टर टैक्स 5.6 आ जाएगा। 12 इंटू 0.7 तो 8.4 आ जाएगा। तो ये आपके केडी आफ्टर टैक्स हो गए 5.6 और 8.4। अच्छा, इसके अलावा अर्निंग पर शेयर याद हो तो इस क्वेश्चन में हमारे कंफ्यूजन होता था कि ईपीएस 5 रुपये है, डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है, तो सर इससे डीपीएस तो आ जाएगा 2 रुपये, पर उसको D0 माने या उसको D1 माने सर। तो मैं वैसे तो बोलता था कि कुछ भी मान लो, मैंने दोनों आंसर दिए हुए आप लोग को इसके। तो हाँ, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने भी D0 माना है और उसमें ग्रोथ ऐड करा है। आप डायरेक्ट D1 मान लेते हो तो भी गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो D0 मान के ही कर लेते हैं। और इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग 60% है, तो ये आपका B हो गया। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स R हो गया, है ना। सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखा होता है ना, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिखा होता है तो वो के ही होता है। बाकी फिर कोई भी रिटर्न बोले वो आर होता है। जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो तो वो भी आर है, रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो तो वो भी आर है। बस एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड ये दो चीजें लिखी हुई होती है रिटर्न के आगे, तो वो के ही होता है। और तो आर दे दिया, बी दे दिया, तो स्टूडेंट जी आ जाएगा आपका 6%। मार्केट प्राइस पर शेयर 53 है, तो आपका के भी आ जाएगा, दैट इज D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो 2 + 6% डिवाइडेड बाय 53 एंड प्लस 6%। तो 2.12 डिवाइड बाय 53 प्लस 6, तो आपका के हो जाएगा 10%। क्लियर है के? तो पूछा क्या क्या था, एक तो पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो पोस्ट टैक्स का मतलब हो जाता है आफ्टर टैक्स, और एवरेज कॉस्ट का मतलब आपका केडी। तो केडी का एवरेज करना जरा, 5.6 इंटू 3.6, 5.6 इंटू 3.6 और 8.4 इंटू 2.4 और एमआरसी डिवाइडेड बाय 6। तो आपका केडी का एवरेज आ रहा है 6.72%, 6.72% आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। केडी सिक्स 6.72 और लास्ट में के आर और के ई पूछ रहा है, तो वो मैंने बोल ही दिया इस क्वेश्चन में सेम है, अलग नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर का टैक्स नहीं दिया। कॉपी तो इन्होंने वहीं से किया पर टैक्स देना भूल गए शेयर होल्डर का, तो इसलिए दोनों का आंसर सेम हो गया। और फिर केओ निकालना है आपको, तो केओ आप लोग को आता ही है, एवरेज कर देना, इजी है। नेक्स्ट आया, वो याद है लिवरेज में मैं आपको पढ़ाता था कि पैसा लाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा लाने के। आप डेट से भी ला सकते हैं, आप इक्विटी से भी ला सकते हैं, आप प्रेफरेंस से भी ला सकते हैं। तो हम लोग कौन सा प्लान चूज करते थे जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा आएगा? तो ये वो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है एबीसी इज प्लानिंग टू रेज 50 लाख फॉर अ मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। द फर्म इज इवेलुएटिंग 3 ऑप्शंस,
इक्विटी फाइनेंसिंग ओनली, डेट फाइनेंसिंग ओनली, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। अच्छा, एक डाउट और मेरे से कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि ना सर आप कराते हो तो हमको आ जाता है, हम खुद पढ़ते तो हमको आता ही नहीं है। तो उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये कि आप लोग ठीक से रीड नहीं करते हैं, फिर या तो कि एक एक वर्ड को मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ और उसका मीनिंग निकालता हूँ, और दूसरा आप लोग लिखते नहीं हो, सोचते हो कैलकुलेटर में कर ले। हार्ड क्वेश्चन कभी कैलकुलेटर में नहीं हो सकता, मैं ही नहीं करता। आज अगर ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मैंने ही नहीं किया कैलकुलेटर में, तो आप क्या करोगे, लिखना पड़ता है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग का ऑप्शन है इशूइंग न्यू शेयर्स एट 10 रुपए। एक ऑप्शन है कि 50 लाख पूरा इक्विटी शेयर से ले आओ, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, नहीं 10 रुपए में ही इशू करेंगे, फेस वैल्यू भी 10 और इशू भी 10 में कर रहे हैं क्या। इशूइंग न्यू शेयर्स एट 10 रुपए बोल रहा है, मतलब इशू प्राइस भी 10 रुपए ही है, बट फ्लोटेशन कॉस्ट इज 0.50। तो यू नो कि अगर 10 का इशू करेंगे और 50 पैसा फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा, तो मतलब नेट प्रोसीड्स तो 9.5 ही आएगा स्टूडेंट्स, नेट प्रोसीड्स तो 9.5 ही आएगा। तो बता सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो हमको 50 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर से 9.5 रुपए ही आएगा। तो 50 लाख डिवाइड बाय 9.5, तो 526,316 आ जाएगा। इसमें एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर आपने हमको पढ़ाया था कि मार्केट प्राइस पे शेयर इशू होता है, तो फिर आप यहाँ पे 9.5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि लिखा हुआ है भाई, जो लिखा हुआ है उसको मैं मना कैसे कर सकता हूँ, इशू प्राइस लिखा हुआ है अच्छे से, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि 20 रुपए में इशू होगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपका। दूसरा डेट फाइनेंसिंग ओनली, बोल रहा है 50 लाख का पूरा लोन ले लो 12% इंटरेस्ट पे, पर क्या है ना इसमें भी फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% ऑफ फेस वैल्यू। तो मतलब वही प्रॉब्लम है कि 50 लाख अगर मैं लूंगा और उस पर 2% मैं खर्च कर दूंगा तो मेरे पास तो 49 लाख ही आएंगे। तो अपने को ये समझना है कि ये जो 50 लाख है ना, ये नेट चाहिए आपको, 50 लाख तो नेट चाहिए, मतलब आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट 50 लाख बचना चाहिए। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 98% हो जाएगा ये, तो कितना आता है ये, कितना आएगा 5102,041 आएगा। इतने का लोन लेना पड़ेगा आपको, 5102,041 का लोन लेना पड़ेगा, तभी तो इस पे जब 2% खर्चा होएगा तो आपके पास नेट 50 लाख बचेगा। तो सर इक्विटी शेयर में तो ऐसा नहीं किया आपने, इक्विटी शेयर में मैंने बोला 50 लाख रुपए चाहिए तो मैंने उसके बदले शेयर्स ज़्यादा इशू कर दिए, पर यहाँ हम डिबेंचर थोड़ी इशू कर रहे हैं, यहाँ हम लोन ले रहे हैं। तो लोन ले रहे हैं, बैंक बोल रहा है 2% खर्चा लगेगा, तो मैं यही बोलूँगा ना यार 50 लाख 2% काट के देना मुझे, तो यानी 50 लाख नेट होना चाहिए। इस पे इंटरेस्ट लगेगा स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट लगेगा 5102,041 का 12%, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 612245। अच्छा, फिर इन्होंने बोला, लेंडर ने बोला कि डेट की कंडीशन है, कविनेंट मतलब कंडीशन, कि डेट की एक कंडीशन है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका मिनिमम 2.5 आना चाहिए। ये लोन ले तो रहे हो पर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 आना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन में ईबीआईटी नीचे दे रखा था 15 लाख, तो मैंने इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लिया, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 612245 किया, तो 15 डिवाइड बाय 6.12245, तो ये ना 2.45 आ रहा था। तो मतलब हम बोलेंगे इसमें कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपका फेल हो गया यहाँ पर कंडीशन। और तीसरा केस बोल रहा है मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, वही 25 लाख इक्विटी से ले लो 25 लाख डेट से ले लो, तो 25 लाख अगर इक्विटी से लूंगा और वही फ्लोटेशन कॉस्ट 50 पैसे का है, 9.5 रुपए का शेयर इशू करेंगे, तो करना 25 लाख डिवाइड बाय 9.5, 263158 आ जाएगा क्या, इतने शेयर इशू करने हैं। और डेट कितने का होगा,
तो डेट होएगा 25 लाख नेट चाहिए होगा, क्योंकि वही इसमें भी 2% फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है, तो डिवाइडेड बाय 98%, तो करना 25 लाख डिवाइडेड बाय 98%, तो आपको 25,51,020 रुपए का डेट लेना पड़ेगा, और उस पे इंटरेस्ट लगेगा 12% से, 25,51,020 का 12%, 306,122 का आपका इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करें, आ ही जाएगा वैसे, 15 डिवाइड बाय 3.06, तो इसमें 4.90 आ रहा है। इसमें आपकी कंडीशन होएगी, आधी हो गई ना एक्चुअली। फिर बोला टैक्स रेट 30% है, एग्जिस्टिंग शेयर्स 10 लाख है, ये वापस रिपीट कर दिया इन्होंने, कहीं आप भूल ना जाओ, ऊपर भी लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर 10 लाख, नीचे भी लिख दिया वापस 10 लाख। आरएफ 6% है, आरएम 14% है। जब आरएम लिखा होता है ना, मतलब मार्केट रिटर्न लिखा होता है, तो वो आरएम होता है, और जब मार्केट प्रीमियम लिखा होता है ना, तब हम बोलते हैं कि आरएम माइनस आरएफ है। तो यहां मार्केट प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है, मार्केट रिटर्न लिखा हुआ है, तो मार्केट रिटर्न है आपका 14%। ठीक है, तो आपका केई आ जाएगा, ये तो समझ में आ ही रहा है कि केई आ जाएगा कैपेम वाले से। चलो, कोई तो क्वेश्चन आया जिसमें कैपेम लगवाया इन्होंने, तो ये आ गया आपका 6 + 14 - 6 और इंटू बीटा 1.2, तो 15.6% का केई है। क्या काम आएगा केई, वो आगे पढ़ने से पता चलेगा। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड। तो हमने बता दिया, एक पहले वाले केस में 50 लाख ही लेंगे, दूसरे वाले केस में हम लोग 50 लाख से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तीसरे केस में भी 50 लाख से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, नेट प्रोसीड्स अपने पास 50 लाख ही आएगा। एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड, वो मैंने निकलवाई दिया आपको। चेक द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो भी हमने कर लिया। फॉर डेट ऑप्शंस लिखा हुआ है, कल को कोई सोचो कि सर ये पॉइंट तो सेकंड में ही लिखा हुआ है, थर्ड में नहीं लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा है फॉर डेट ऑप्शंस, तो मिक्स वाले में भी चेक करना था। और फिर बोला कंप्यूट ईपीएस, ईपीएस निकालिए और डब्ल्यूएसीसी निकालिए। अच्छा, यहां इन्होंने डब्ल्यूएसीसी में लिखा कंसिडरिंग द इंपैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, पर जब खुद आंसर दिया तो इग्नोर कर दिया, तो हम ऐसे समझ लेते हैं गलत ही लिखा है इन्होंने, इग्नोर करके ही करना है, मतलब केडी और ये सब में उन्होंने फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, कंसिडरिंग लिख रहे और आंसर इग्नोरिंग करके दे रहे। तो ऑप्शंस बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपके 3 ऑप्शन हो गए, 1 2 3, तो 1 2 3, तो सबसे पहले ईबीआईटी, तो ईबीआईटी आपका तीनों ऑप्शन में 15 लाख आएगा। ईपीएस कैसे निकालते थे हम लोग, यही तो करते थे कि तीनों ऑप्शन का ईबीआईटी निकाल लो, वो गिवन है, चेंज नहीं किया मैंने आपको। मैंने बोला था क्लास में कि एग्जाम में अगर बोलेगा तो ईबीआईटी बढ़ाना है, नहीं बोले तो नहीं बढ़ाना है। तो माइनस इंटरेस्ट, तो इसमें तो निल है, और इसमें 612245 आएगा, और इस वाले में कितना आ रहा था 306122 122 306122, तो आपका ईबीटी आ जाएगा, टैक्स माइनस कर देना, आपका ईएटी आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना। तो नंबर ऑफ शेयर 10 लाख तो पहले से ही थे, और फर्स्ट ऑप्शन में हमने शेयर इशू करे कितने, अभी निकाला था ना कितने इशू किए थे, 526316, तो 1526316 शेयर्स हो जाएंगे, तो आपका ईपीएस आ जाएगा। टैक्स रेट कितनी लगानी है, 30%, तो 15 लाख का ईबीटी में 30% टैक्स माइनस कर दिया, तो 10.5 लाख का आ गया, और 10.5 लाख को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, तो आपका ईपीएस 0.69 आ जाएगा। इसमें 10 लाख शेयर ही रहेंगे डेट वाले ऑप्शन में, तो 15 लाख माइनस 612245 इज 887755, 70% कर दूँ तो डायरेक्ट आफ्टर टैक्स आएगा 621429,
यही आ रहा है क्या, चेक कर लूँ एक बार। 621429 डिवाइड बाय 10 लाख तो 0.62 आ रहा है। और ऐसे ही नेक्स्ट केस में 15 लाख माइनस 306122 तो 11,93878 और इसका 70% करे तो 835,715 और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे इसमें 10 लाख तो पहले से ही है और इशू करे थे 263,10158 तो 1263,158 तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस ऐसे ही लैंग्वेज चेंज करने से हो सकता है लगे कि नया है, पर नया कुछ भी नहीं था इसमें, नॉर्मल ईपीएस निकालना था। और फिर स्टूडेंट केओ पूछ रहे हैं, तो देखिए पहले केस में तो केई केओ बन जाएगा, जब सिर्फ इक्विटी होता है तो केई ही केओ बन जाता है। और फिर सेकंड ऑप्शन में हम सिर्फ डेट ला रहे हैं, तो डेट ला रहे हैं तो 12% रेट पे था, उसमें डायरेक्ट इन्होंने टैक्स माइनस कर दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, तो ये आपका आंसर आ रहा है 8.4%। और लास्ट केस में मिक्स कर रहे हैं तो 15.6 इंटू 25 और प्लस 8.4 इंटू कितना लिया था, लोन इसमें ज़्यादा लिया था ना थोड़ा सा, 25.51 और डिवाइडेड बाय 50.51 तो आपका केओ आ जाएगा 11.96। मिक्स कर दिया, 1:1 नहीं है क्योंकि हमने डेट ज़्यादा लिया ना थोड़ा सा, तो 1:1 नहीं है। और लास्ट में पूछ रहे थे कौन सा प्लान चूज करोगे, तो कौन सा प्लान चूज करें। अब क्या है, इधर 0.69 वैसे ईपीएस सबसे ज़्यादा आ रहा है, 0.69 सबसे ज़्यादा आ रहा है, पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा ईपीएस कम आ रहा है पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे मिक्स ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सिर्फ ईपीएस से आंसर देना होता तब तो हम लोग यही बोलते हैं, पर क्योंकि उन्होंने दोनों निकलवाया है तो हम दोनों का एक मॉडरेट अप्रोच देखेंगे, दोनों जिसमें ठीक हो वो अच्छा है, मिक्स आंसर होगा। ये वाला तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2.5 नहीं आ रहा। क्लियर। फिर तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ जाता ना कि के डी आफ्टर टैक्स इज आई 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो 2% जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट था तो आई में मान लेता 12 रुपए इंटू 1 माइनस 0.3 एंड डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 हो जाता, तो आपका के डी बदल जाता। केई पे तो फर्क नहीं पड़ता, केई में तो नहीं है ना, उसमें तो कैपेम लग रहा है ना, कैपेम के फॉर्मूले में तो कहीं फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं ना। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मेरी बुक का सिमिलर क्वेश्चन ही है ना, पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, बाकी मैंने इसको टेबल फॉर्म में दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन 42 मिल जाएगा लिवरेज में, है ना, सेम क्वेश्चन लिवरेज में हमने 42 में डाल रखा है मिसलेनियस में। देखिए पहला पैराग्राफ तो कोई काम का नहीं है, सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज डिस्क्लोज्ड that the company is currently operating with a margin of safety of 0.1667। तो इन्होंने 7 लिखा है पर सॉल्व 66666 पूरा लेके कर रखा है, तो अगर आप 667 लोगे तो थोड़ा आंसर में डेविएशन आएगा, 6666 पूरा लोगे इनके आंसर से मैच हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं एक्स भी है वाई भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स का 0.1667 है, इन कॉन्ट्रास्ट वाई
उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ एक्स है, तो मतलब डबल है, तो 0.3334 मान लो, या 3333 पूरा ले लो. बोथ कंपनीज मेंटेन अ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 3, दोनों का DFL 3 है. वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% और 50% है, तो आपका पीवी रेशो 40% और 50% आ जाएगा. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्स हैज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 30,000, एक्स का इंटरेस्ट 30,000 है, पर y however incurs an interest cost that is 300% higher than x, तो 300% बढ़ा दो, 1,20,000 का इंटरेस्ट है. टैक्स रेट दोनों केस में 30% है. तो ये इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, मैंने उसको टेबल बना दिया कि इंफॉर्मेशन क्या है. आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है दोनों कंपनीज का एंड आइडेंटिफाई विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन लिवरेज. तो इसमें आंसर देते हैं DCL से, है ना. ये मैंने मेरे भी क्वेश्चन में एक में था कि लिवरेज के बेसिस पे बताओ कौन सा अच्छा है, तो DCL से डिसीजन दिया जाता है, जिसका DCL कम वो ज़्यादा अच्छा. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो DFL से स्टूडेंट्स पहले EBIT निकाल लेंगे, तो वही अभी जैसे एक पहले भी कराया था, DFL आपको दे रखा है 3 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, दैट इज 30,000. तो ये बन जाएगा 3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 30,000, तो 3x माइनस 90,000 इज इक्वल्स टू एक्स, तो 2x इक्वल्स टू 45,000, 2x इक्वल्स टू 45,000, नहीं x आ गया 45,000, सॉरी 2x तो 90 आया, x 45 आ गया. और y में भी 3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 120, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3,60,000 इज इक्वल्स टू x, तो 2x इक्वल्स टू 360, तो x कितना आ जाएगा आपका 1,80,000 आ जाएगा. और फिर उसके बाद x मतलब EBIT आ गया, तो ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये कॉस्टिंग में पढ़ाया हुआ है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो ये x जो आया ये EBIT तो आया, इसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं यहाँ पर, याद हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट को ही हम लोग EBIT बोल रहे थे. तो 45,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो आपका MOS निकल जाएगा, तो 1,12,500 आ जाएगा. और MOS अगर 1,12,500 है, तो वो मुझे बता रखा है कि वो 0.1667 है, किसका, सेल्स का. 0.1667 है किसका, सेल्स का. तो ये 0.1667 इंटू सेल्स है, दैट इज 1,12,500, तो आपकी सेल निकल जाएगी इससे. तो 1,12,500 डिवाइड बाय 0.166666 पूरा ले ले अगर, तो वो 6,75,000 की सेल आ जाएगी. तो इनकम स्टेटमेंट बनी जाएगा. फिर सेम यहाँ पर भी करना है, 1,80,000 का आपका प्रॉफिट है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो आपका 50% है, तो 50% है तो ये आ जाएगा 3,60,000 का MOS, और 360 है तो ये 0.3334 ऑफ सेल्स है, इज इक्वल्स टू 3,60,000. तो स्टूडेंट्स आपकी सेल्स निकल जाएगी इससे, तो सेल आ जाएगी 3,60,000 डिवाइड बाय 0.33333333 पूरा ले लूँ तो 10,80,000 आ जाएगा. फिर इनकम स्टेटमेंट तो आता ही है आपको, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT, टैक्स दिया हुआ है तो EAT तक आ जाएगा, हो जाएगा. नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, अगेन स्टूडेंट्स बुक से ही आया, ऐसा मैंने आपको कराया है डिविडेंड डिसीजन में. क्वेश्चन 22 डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है. मैंने बोला हुआ है, स्टार भी लगवाया है, और मैंने बोला है कि नहीं आए तो लर्न कर जाना कि यही सोल्यूशन है.
In the month of April, shares of PQR were sold for 1570. A long-term earnings growth rate of 8% is anticipated. G. अच्छा, इसमें मेरे क्वेश्चन में और इनके क्वेश्चन में फर्क ये है कि मेरे में लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड और इन्होंने लिख दिया पेड डिविडेंड। तो ये कॉपी कर रहा है गलत, है ना, और उससे आंसर और रॉन्ग कर दिया। सोल्यूशन रॉन्ग है इनका। पेड डिविडेंड ऑफ 25 पर शेयर, एक जगह इसको D0 मानना है, एक जगह इसको D1 मानना है, तो गलत है। 25 पर शेयर। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, तो अभी अभी बताया था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बोले तो मतलब वो के ही पूछ रहा है, तो के ही पूछ रहा है। टू अर्न अज्यूमिंग डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो विथ 8% पर ईयर इन परपेचुइटी, तो आपका के ई का फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन P0 प्लस G। तो D1 कितना है 25, अब इनके हिसाब से तो पेड है ये, तो 25 प्लस 8% करूंगा अपॉन 1570 करूंगा और प्लस 8% करूंगा, तो 25 प्लस 8% डिवाइड बाय 1570 और प्लस 8, तो 9.72% का के ही आएगा। फर्स्ट पार्ट आप लोग पहले भी कर लिए थे। सेकेंड पार्ट में दिक्कत आती है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट PQR विल अर्न अबाउट 10% ऑन इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहाँ एक्सपेक्टेड थोड़ी लिखा हुआ है, या तो अर्न 10% लिखा हुआ है, तो यानी ये आर है। और शेल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग, तो ये आपका बी है, मतलब जी चेंज कर रहे हैं। तो क्या ग्रोथ रेट में चेंज आएगा, ये आएगा 10% इंटू 60%, तो ये आपका 6% हो जाएगा। पहले 8 था, अब 6 हो रहा है। एंड पूछ रहे थे के ई में चेंज आएगा क्या, तो ऐसा नहीं करते हैं कि 25 प्लस 6% कर दिया अपॉन 1570 प्लस 6% कर दिया, इसको गलत बोला था मैंने। फिर मैंने बोला था कि आपको नया डिविडेंड निकालना पड़ेगा, और नया डिविडेंड निकालना पड़ेगा, तो मैं याद दिला दे रहा हूं कैसे करते थे। मैं ऐसे पढ़ाता था कि ओल्ड है और न्यू है, तो ना ओल्ड में आपका जो जी चल रहा था ना वो 8% चल रहा था, तो जी का फॉर्मूला होता है B इंटू आर, तो 8% इक्वल्स टू आर हम लोग सेम मान लेंगे। आर सेम मानेंगे, ये अज्यूम करते हैं हम लोग कि पहले भी आर 10 ही था, तो इससे आपका बी आ जाएगा 80%। बी मतलब रिटेंशन रेशियो आ गया 80%, तो स्टूडेंट्स इससे डिविडेंड पे आउट रेशियो पता चल गया 20%। अच्छा, डीपीएस दे रखा था कि हम 25 रुपए कमा रहे हैं, दे रहे हैं मतलब, तो हम कमा कितना रहे होंगे 25 डिवाइडेड बाय 20%, तो कितना हो जाएगा 125। अब इस ईपीएस 125 को हम न्यू में यूज कर लेंगे, और अब हम बोल रहे हैं कि रिटेंशन रेशियो 60% हो जाएगा, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% हो जाएगा, तो आपका डीपीएस 125 का 40% आएगा, कितना आएगा 50 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा। अब क्या है, गलती से इन्होंने इसको D1 ही मान लिया, है ना, जबकि पेड लिखा हुआ था, तो ये मतलब ये तो पुराना हो गया ना एक तरह से। तो अब क्या करें, अब गलत है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें ग्रोथ ऐड होना चाहिए, बट दे हैव अज्यूम्ड इट टू बी सेम। तो 50, तो आप भी यही कराना है एग्जाम में अगर आता है तो आपके 50 अपॉन प्राइस क्या थी 1570, और ग्रोथ कितनी 6%। तो हम लोग यहाँ आर्ग्यू कर सकते हैं, आपको भी लग रहा हो कि नहीं नहीं इंस्टीट्यूट का सही है, मैं बोल सकता हूँ मेरा सही है, पर आर्ग्यू करने से क्या होगा, है ना, जो कर रहे हैं ये लोग वही कर लो आप भी, ये आए तो ऐसे ही कराना। बाकी मेरा वाला ठीक था क्वेश्चन, उसमें एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ही लिखा हुआ था, तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी, फिर हम उसको D1 मान सकते हैं। नाइन पॉइंट 180 दिया था आंसर, 9.18 दिया इन्होंने। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल जो एफएम में आया है आरटीपी में, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का। अगेन सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 2,
है ना, फैक्टरिंग का वही क्वेश्चन है ये। बस हमारे में यहाँ पे बैड डेट्स 1% था, उसकी जगह इन्होंने 1.5% कर दिया, बाकी फिगर भी सेम है एकदम। बस 1% की वजह से मेरा आंसर तो 16.09 आ रहा था, इनका कुछ और आ रहा है, क्योंकि 1% और 1.5% का फर्क है। तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तो सेम ही है, फैक्टरिंग वाला ही है ना। जिसको फैक्टरिंग आती है वो ये कर पाएगा, जिसको नहीं आ रहा है समझ में तो उसको प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, लर्न कर जाओ एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम तो देना ही है ना यार, तो एग्ज़ाम में बस कर जाओ ना कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं, ये करना है, चाहे समझ में ही नहीं आ रहा हो। अब टाइम नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने का, अब टाइम है बस इसको ख़त्म करने का। अच्छा, एक मिसलेनियस थ्योरी क्वेश्चन मतलब आया था, कंटेम्पलेट द लिस्ट ऑफ फीचर्स गिवन बिलो and identify each one of them with most relevant sources of funds। तो मतलब जो हमारे फंड्स के सोर्सेज होते हैं उनसे रिलेट करो कि किसका फीचर मैच कर रहा है। तो बोल रहा है इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विटी। अभी पीछे भी बोला था कि इक्विटी सस्ता पड़ता है, सस्ता कहाँ पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। अच्छा, इट एंटेल्स अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क सिंस दे हैव टू बी रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, तो डेट आंसर हो गया। और इसके अलावा उन्होंने पूछा था इट सपोर्ट्स बिजनेस इन देयर रूटीन एक्टिविटीज, तो आप बोल सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, या आप बोल सकते हो कैश क्रेडिट, ये सब वर्किंग कैपिटल लोन के लिए होते हैं। रूटीन एक्टिविटीज मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए, तो बैंक ओडी सीसी ये सब लाते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए, मैंने पढ़ाया हुआ ये। बिजनेस एंटरप्राइजेज इज ऑप्शंस टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, बाहर से भी तो पैसा ला ही सकते हैं, तो इसमें तो सिंपल लिखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस है। और द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर स्टार्टअप्स, जिनको बैंक लोन नहीं देता है, तो एंजल सुना होगा ना, एंजल फाइनेंस, एंजल फाइनेंसिंग बोलेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने बोला एक दूसरा थ्योरी क्वेश्चन, क्रेडिटर में और बैंक ओवरड्राफ्ट में फर्क क्या होता है, तो आंसर दिया हुआ है, लर्न कर लेना। और क्या जनरल क्वेश्चन का आंसर है, ट्रेड क्रेडिटर में और बैंक ओडी में फर्क क्या होता है, क्रेडिटर इंटरेस्ट नहीं लेता, बैंक ओडी में इंटरेस्ट लगता है, सिंपल सी बात है। और फिर ये क्वेश्चन था वो ट्रेड ऑफ वाला कि वर्किंग कैपिटल का ट्रेड ऑफ कैसे होता है, तो हमने बोला वह लिक्विडिटी ज़्यादा रखोगे तो रिटर्न कम आएगा, लिक्विडिटी कम रखोगे तो रिटर्न ज़्यादा आएगा, वो ट्रेड ऑफ समझाना है इसमें। तो दिस वाज योर आरटीपी क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सारे क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है।